बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हुकूमती चैलेंजेस पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विफाक में इत्तेहादी हुकूमत किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जमीयत उलमा इस्लाम से डील करेगी। सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में हुकूमती पहिया कैसे चल सकेगा। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के तलबा फलस्तीन कॉज के लिए एक तारीख रकम कर रहे हैं। पाकिस्तान आज एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। इंतखाबात 2024 के बाद मुल्क में सियासी बेयकीनी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम कर सकेगी, ये कहना मुश्किल है। अलबत्ता ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद हुकूमती अमल में रुकावटें खड़ी करने की मुकम्मल अहलियत रखता है। एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान माहौल को गरमा रहे हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की मुकम्मल क़यादत हुकूमत के खिलाफ सफ आरा नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन की अगर पहले बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि बानी रहनुमा से लेकर पार्टी के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और उनसे लेकर अपोजिशन लीडर उमर अयूब तक हर रहनुमा के लहजे में मजीद तलखी आती हुई दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ने इंतखाबात में मुबैयना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इलेक्शन की शफाफियत पर एक नुकाती एजेंडा है। 8 फरवरी से कबल पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इलेक्शन 2024 पर वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। हम कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीत चुके थे। फॉर्म 47 से हमारी नशिस्तें दूसरों को दी गईं। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि हम जुडिशल कमीशन चाहते हैं ताकि पता चले कि कैसे पीटीआई को हराया गया। हम चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात हों ताकि आइंदा कोई भी धांधली ना कर सके। दूसरी तरफ अगर इत्तेहादी हुकूमत के साबिक हरीफ मौलाना फजलुर रहमान को देखा जाए तो रवां हफ्ते उन्होंने 2 अहम तकारीर की, जिसके जरिए पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और हुकूमती निज़ाम को चैलेंज किया है। गुज़श्ता शब कराची में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इलेक्शन में सिर्फ वोट के बक्से नहीं बदले गए बल्कि असम्बलियां भी बेची गई हैं। सिंध असम्बली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ है। इंतखाबात का नाटक रचाया गया है। कराची जलसे से 3 रोज कबल मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली से अपने खिताब में मुकम्मल रियासती ढांचे को ललकारते हुए कहा कि ये अवामी पार्लियामेंट है या इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्लियामेंट। इस मुल्क में महल्लाती साजिशों पर हुकूमतें बनती और टूटती थी। जमहूरियत इसलिए कमज़ोर है कि हमने हर मरहले पर समझौता किया, इसे बेचा, अपने हाथों से अपने आका बनाए। सोचना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट हमें जो नताइज बनाकर दे उस पर कब तक समझौता करते रहेंगे। हम यहाँ पर एक कानून पास नहीं कर सकते। मौलाना ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल को मशवरा देते हुए कहा कि अगर लार्जर ग्रुप पीटीआई है तो उन्हें इक़्तिदार दे दें। सियासतदान कब तक इस्टेब्लिशमेंट के बनाए नताइज पर समझौता करेंगे? कब तक उनके दरवाजे पर बैठकर भीख मांगते रहेंगे? फैसले दीवार के पीछे बैठी कुव्वतें करें और मुंह सियासतदानों का काला हो। मौशी मसाइल और खित्ते की सूरत हाल एक तरफ, हुकूमत वक्त के लिए अंदरूनी सियासी चैलेंजेस किसी भी सूरत कम होते दिखाई नहीं दे रहे। आज नहीं तो कल हमारी सियासी कुव्वतों को मुज़ाकरात के लिए टेबल पर आना होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत किस तरह कम हो सकेगा। सियासी जमातों के मुज़ाकरात की अदम मौजूदगी में मुस्तकबिल में इंतखाबी इस्लाहात कैसे मुमकिन हो सकेंगी। एक तरफ तहरीक इंसाफ जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है, दूसरी तरफ मौलाना हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की नफ़ी चाहते हैं। क्या एक पेज पर आ सकेंगे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रावलपिंडी से मेंबर कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपको इंट्रो से पता तो चल ही गया होगा जो मौलाना साहब को हमने कोट किया, इतने गुस्से में क्यों है मौलाना साहब? अच्छा, मेरा ख्याल है शायद मुझे नहीं मालूम, और जितना गुस्से में मैंने, क्योंकि मैं मौलाना को जानता हूँ 2002 की असम्बली से, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन होते थे और उस वक्त भी उन पर इल्ज़ामात यही लगते थे कि इस्टेब्लिशमेंट की वो पार्टी है या जो भी है, लेकिन मैंने कभी इनको इतने गुस्से में नहीं देखा था। शायद उनका फ्रंटियर के अंदर, केपीके के अंदर हुकूमत भी थी, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी थे। फिर उसके बाद भी अगर आप देखिए, अभी छोड़ें बीच में से, आप 2008 को भी छोड़ दें, 2013 को भी छोड़, अभी ये 16 माह की हुकूमत में भी वो गुस्से में नहीं थे। अगर गुस्से में होते तो अपनी वजारतें छोड़ देते। बिल्कुल ठीक है। एक दिन वो गुस्से में नहीं आए। अच्छा, इस दफ़ा मैंने खुद असम्बली में मौजूद था, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, आपको पता है मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ।
लेकिन इतने गुस्से में तकरीर की है उन्होंने, इतने गुस्से में, जैसे किसी ने उनके साथ कोई वादा किया हो, कमिटमेंट की हो और वो पूरी ना हुई हो। अगर वो पूरी शायद हो जाती तो फिर ये सारे जितनी जमहूरियत, शफाफियत, इस्टेब्लिशमेंट, और बड़ा आसान है। मैं कई दफ़ा कहता होता था कि पाकिस्तान में कोई छोटी सी गड़बड़ होती थी तो कहते हैं अमेरिका ने कराया है, और टेलीफोन भी एक दूसरे से हम कर रहे होते हैं ना, मजाक में कहते हैं, इंटरप्ट हो रहा होता तो हम कहते हैं शायद अमेरिका हमें बात करने का मौका नहीं दे रहा। इसी तरह अब हमें ना शौक हो गया सारों को कि हम मामूली सी बात के ऊपर भी ना अपनी कमी कोताहियों को भी हम कह देते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, इस्टेब्लिशमेंट, ये बड़ा आसान है करना कहना। बहरहाल मैं समझता हूँ कि मौलाना का जो मेरा ख्याल है मौलाना का इस तरह वादे वगैरह कोई उनसे हुए थे, ये तो वही बता सकते हैं ना आप लोगों की तरफ से नहीं, मेरे हमारी तरफ से तो हमारी पूरी लीडरशिप उनका बड़ा एहतराम करती है, हमारी पूरी लीडरशिप उनका बड़ा एहतराम करती है, और आज भी करती है, मैं भी करता हूँ, सारे करते हैं। लेकिन देखे ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि अंगूर खट्टे हैं, इस तरह नहीं हो सकता। आपसे पूछने लगी थी, आपने पूरा इलेक्शन लड़ा, आज जिन लोगों के साथ बैठे हुए हैं मौलाना मोहतरम, जिस साइड पे, और जो उनकी हमायत कर रहे हैं वो उनकी हमायत कर रहे हैं, असल धांधली तो केपीके के अंदर हुई है। ये मौलाना को गौर करना चाहिए। मैं एज ए मतलब उनके छोटे भाई होने जैसे से कहता हूँ, आप गौर करें कि केपीके के अंदर ठप्पे लगे हैं। अब जो रिपोर्ट आई, आपको पता ही होगा, मैं भूल गया ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जिसने ये रिपोर्ट दी कि सबसे ज़्यादा जो धांधली हुई है, और लोगों ने वहाँ से जाके जब पूछा गया तो सब ने कहा कि 88% लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि केपीके के अंदर धांधली हुई, क्योंकि वहाँ उन्होंने कैप्चर किए हुए थे पोलिंग स्टेशन सारे। मौलाना के साथ अगर धांधली हुई है तो वो केपीके के अंदर हुई है। अब उन्होंने अगर लड़ाई लड़नी है तो केपीके के अंदर लड़नी है, मतलब सियासी लड़ाई लड़नी है। तो अब वो आके तो यहाँ पर अगर वो कहते हैं जी कि पंजाब में तो पहले भी उनकी, आपको पता है ना, रावलपिंडी में कोई सीट थी, ना इस्लामाबाद में, ना लाहौर में। दूसरी बात रहेगी बलूचिस्तान की हद तक, वहाँ इनको सीटें मिली हैं तो ये बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है मौलाना जीते भी वहाँ से हैं जी। अब हमेशा हर इलेक्शन में ये होता है, जो हार जाता है वो कहता है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। तो ये तो फिर गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं है, तो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। ये तो हम पाकिस्तान की सियासत में बहुत अरसे से देख रहे हैं ना, कि जब आपको इक़्तिदार नहीं मिलता तो तब सारे असूली हो जाते हैं, तब सब जो है वो नजरिए की बात करते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इक़्तिदार मिल जाए तो सब भूल जाते हैं। अब देखिए ना, 2013 में भी शोर मचाया पीटीआई ने। मैं आपके इंट्रो का मैं पहले थोड़ा सा जवाब देके फिर पॉजिटिव उसको की तरफ जाएंगे। तो 2013 में भी उन्होंने कहा, और 50 पंक्चर का उन्होंने जिक्र किया। 50 का किया था ना, 15 25 पंक्चर का जिक्र किया, फिर माफी मांग ली। वो इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिबल हो गया। 2018 में बाई हुक एंड क्रुक का हुकूमत में आए, ठीक है, मुझे जेल में डाला। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ना 50 ना 15 ना 25 35 35, हाँ ठीक है ना, मशहूर था 35, इसीलिए मैं 50 के करीब गया था। तो 35 पंक्चर माफी मांगनी पड़ी, ठीक है जी। और अब देखे ना, मैं कहता हूं कि 2018 में आपने कहा हमें जितवा दें, बेशक किसी को जेल में डालें, उस वक्त इनको कोई याद नहीं आया। मियां नवाज शरीफ को, उनकी बेटी को, उनके दामाद को, हनीफ अब्बासी को, ये 4 लोग थे जो इलेक्शन से पहले जेल में गए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ये हुआ कि पंजाब में फिर भी हम जीत गए, अगर आपको पता होगा। फिर स्टैब्लिशमेंट आप बार बार गालियां देते हैं और कहते हैं ये है फलां ढींग है। उस वक्त के जो लोग थे उनके साथ मिलकर आपने क्या क्या नहीं किया, ठीक है, उसको तो इनकार कर देते, क्योंकि पंजाब में अक्सरियत हमारी थी। पंजाब में हम अक्सरियत में थे, 10 लोग हमारे ज्यादा थे जी। फिर जहाज भर भर के लाए गए और आपकी हुकूमत बनाई गई उस्मान बुज़दार की। यहाँ पे आपको एमक्यूएम को साथ में लाया गया, दूसरी पार्टियों को मिला के आपकी हुकूमत बनाई गई। तो आप खुदा के लिए, ये जमहूरी बनने के लिए ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार तकारीर के ज़रिए जमहूरी बने, आपने अमल के जरिए जमहूरी बनना। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी है ना कि आपकी, चलें हुकूमत तो है, आपकी जमात हुकूमत में तो आ गई, आपको नहीं लगता कि अगर मौलाना साहब एक तरफ इतनी तलखी दिखा रहे हैं, वो बाकायदा तौर पे इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, पूरे निज़ाम को इस वक्त वो चैलेंज कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ पीटीआई है, वो भी आप लोगों के ख़िलाफ़ है, लेकिन उनका एक तरीका और है, वो मुज़ाकरात की भी बात करते हैं बीच में, वो कहते हैं हम आर्मी चीफ से बात करेंगे, DGI से बात करेंगे, लेकिन चैलेंज दोनों जो है ना वो आपको कर रहे हैं, आप लोगों की हुकूमत को ही कर रहे हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, वो हमें कुछ भी नहीं कह रहे, दोनों के बयान उधर ही सुना रहे हैं। अच्छा, हमें कुछ नहीं कह रहे। यही तो हम कहते हैं कि हमें कुछ कहें। अगर आप हमें कुछ कहेंगे, हमारे साथ टेबल पे आके बैठे हैं,
हमारे साथ अगर जमहूरियत का नाम लेना है, ठीक, तो अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को फिर कहते हैं कि हमें गोद ले लें और उस गोद के जरिए आपको इक़्तिदार दे दें, तो अगर वो गोद आपको नहीं लेना चाहते, अगर नहीं वो मुदाखलत करना चाहते, तो फिर आप क्यों बार बार मुदाखलत का और गोद क्या गोद भराई का जिक्र कर रहे हैं? खुदा का नाम लें, आप हमारे पास आए, आप हमारे साथ बैठे। वो मानते ही नहीं, आपको हुकूमत को कहते हैं रिजेक्टेड है, इन्होंने तो चोरी की है, 2013 में भी नहीं मानते थे। हाँ। ये तो फिर अपने सिवा तमाम को डाकू और चोर कहते थे, और सबसे बड़े डाकू और चोर खुद निकले। आपने देखा होगा घरों से क्या क्या नहीं निकला, फिर क्या क्या नहीं बेचा, ये सारी ज़बानें ज़द-ए-आम हो गए हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस मुल्क को जो चैलेंजेस जो आपने बात की है, जो दरकार है, अगर हम सब उस पर ना बैठे और हमने उसको एड्रेस ना किया, तो ये 25 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? हमें इस पे बहस करनी चाहिए। आप मुझसे ये पूछें कि वजीर आजम साहब सऊदी अरब गए थे, तो हनीफ अब्बासी क्या लेके आए हैं? ठीक है ना। अब मैं अगर आप उस पे बाद में बात करते हैं कि क्या चीजें, लेकिन अभी क्योंकि हम हुकूमत की चैलेंजेस पे बात कर रहे हैं, ये पीटीआई मौलाना क्या करते हैं आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। जो अभी बयानात है वो हमारे सामने, लेकिन अब्बासी साहब, आपकी जमात के अपने लोग चैलेंज नहीं खड़ा कर रहे आपके लिए? अच्छा, तीन दफा ये लोग जो है, नाम ले लूं क्या? हाँ, क्या मसला है? जो बयानात आ रहे हैं, लगता है नाराजगियां चल रही हैं, गिले शिकवे हो रहे हैं। मियां जावेद लतीफ हैं, खुरम दस्तगीर के बयानात कभी आते हैं, राना सनाउल्लाह साहब का तो लगता है कि मतलब शायद कुछ मिला नहीं है, या उनको शायद ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही पार्टी से अलग ही कर दिया है। ये निकाल रहे हैं उनको, क्या कर रहे हैं? नहीं, वो आप जो इशारा कर रही है, मेरा ख्याल है पंजाब की तरफ कर रही है। जी बिल्कुल, वहाँ से रोज कुछ ना कुछ लोग हैं, उनको अगर आप दुनिया समझ रही है। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठीक है, आप बिल्कुल बात कह रही हैं कि ये जितने लोग हैं, ये हमारे लिए बड़े हमारा फख्र है, जितने नाम आपने लिए। किसी एक को मैं, मियां जावेद लतीफ साहब के साथ मेरा 1-2 इश्यूज के ऊपर इख्तलाफ है, जो बार बार अपनी हार को मियां नवाज शरीफ की जीत के साथ मुंसलिक करते हैं, वो मैं मना करता हूँ। दूसरा, वो कहते हैं कि पैसों का जिक्र करते हैं, वो भी मैं, उस पर भी मेरा इत्तेफाक नहीं है। बाकी उनकी दिलेरी पे, उनकी पाकिस्तान अपनी पार्टी के साथ कमिटमेंट पे मुझे कोई डाउट नहीं है। अब इन सारे लोगों को, हर जो सीएम जब आता है, कोई पीएम बनता है, तो अपनी टीम लेके चलता है, जो मैंने असेस किया है। तो पंजाब के अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ जूनियर्स हों वहाँ सीनियर्स भी होने चाहिए, ताकि मिलजुल के जो है वो, क्योंकि इस पंजाब के अंदर जो हमें सबसे बड़ा सूबा है, बड़े चैलेंजेस का सामना है, और आने वाला इलेक्शन भी आपको पता है, हमारा बेस भी उसी पे हम बेस करते हैं। सिंध में अभी तक एज ए पार्टी हम गए ही नहीं। केपीके के अंदर हमारे अपने पार्टी के इख्तलाफात इतने हो जाते हैं कि वहाँ पे जाके काम करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बलूचिस्तान में हम इन दोनों सूबों के मुकाबले में, सिंध और फ्रंटियर के मुकाबले में मजबूत तर होते जा रहे हैं। तो आपको ये पंजाब में जो सीनियर आपके लोग हैं पार्टी के, मरियम साहिबा को, सीएम साहिबा को चाहिए कि इनको साथ लेकर चलें, कहीं ना कहीं इनकी शमूलियत जरूरी है। मेरा ख्याल है कि राणा साहब जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर बने हैं, और बहुत अच्छी पॉलिटिकल यानी सियासी अमूर के ऊपर, और जो उनका विजन है सियासत के हवाले से, जो उनकी कारकर्दगी रही है माजी के अंदर, तो अच्छा डिलीवर करेंगे। और ये जो पॉइंट आपका है, इसको हम पहले भी पहुंचा चुके हैं, आप भी पहुंचाएंगे, कि जैसे खुरम साहब के हैं, उनके इस इवन जो हमारे वो थे गुजरात से, वो जो एक है हमारे, मैं नाम भूल गया, आबद रजा साहब, हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट थे, उनके ग्रीवेंसेस हैं। और इसी तरह अपना, अगर खुरम दस्तगीर साहब ने, आपने बताया किसी मीटिंग में, आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है मेरे से, उन्होंने किसी मीटिंग में भी बात की है, तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब चाइना गए हुए थे, वापस आ गए हैं, उन्होंने पार्टी की तंजीमें नो के लिए कह दिया है। पहला इलेक्शन के बाद पंजाब की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, पहला इजलास उसका हो चुका है, उसी के अंदर ये मेरा ख्याल है सारी चीज़ें आई होंगी। मैं तो अब्रॉड था, बाहर था, तो इंशाल्लाह इस पे वो एड्रेस करेंगे। ठीक है, पंजाब की बात हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि मरियम साहिबा का भी ये इम्तिहान है, उनके लिए भी टेस्ट केस है, पहली दफ़ा उनको एक इतने बड़े सूबे की हुकूमत मिली है, वो मेहनत कर रही हैं, उसके नतीजे में रिजल्ट अच्छा मिले। हमने देखा है बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है कि लीडर जो है, क्योंकि वो एक चीज़ पे फोकस नहीं होता, वो बहुत वाइडर एस्पेक्ट पे, बहुत ब्रॉड उस पे चीज़ें कैनवस पे देख रहा होता है, तो एक चीज़ से या दूसरी चीज़ से ध्यान हट जाए तो फिर काफ़ी मामलात ख़राब भी हुए माजी में लीडरों के लिए। हम पिछली हुकूमत में भी ये देख चुके हैं, पंजाब हुकूमत में भी इस तरह की मिसाल हमें मिली है, फिर वो फरागोगी वाला मामला भी। पंजाब में
अब अगेन आपने इन्फॉर्मेशन की बात की, तो मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आप तायद या तरदीद कर सकते हैं। ऐसे लगता है कि वहाँ पे भी कोई नई फरागोगी तो नहीं पैदा हो रही? अच्छा, वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं गोगियों से दूर रहता हूँ, लेकिन मुझे ये कम अज़ कम मालूम है कि हमारी जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, वो कम अज़ कम उस्मान बुज़दार नहीं। अच्छा। कि अगर फरागोगी कोई पैदा हो भी गई, हाँ, तो वो कम अज़ कम उस्मान बुज़दार नहीं। उस पर वो खामोश नहीं रहेंगी? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है। अगेन पंजाब के हवाले से हमने बात की है। अभी पंजाब में बहुत बड़ा इशू हमारा चल रहा है किसानों वाला। हाँ। बहुत ज़्यादा उनकी ग्रीवेंसेस जो हैं वो सामने आ रही हैं। निगरान हुकूमत जो है पंजाब की, वो क्यों फ़ैसला करके गई, या पिछली हुकूमत ने क्यों गंदम होने के बावजूद उसको इम्पोर्ट किया। मेरी एक और इत्तला भी है, अगेन अगर मैं वो भी आपके सामने रख सकूं, कि हमारे जो साबिक निगरान वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब, आपकी पिछले दिनों की किसी होटल के बाहर तू मैं में हुई है? पहले तो बताइएगा हुई है कि नहीं हुई है? हाँ, हुई है। रात हुई है। अच्छा। रात हुई है। थोड़ा सा मैं पहले एक, अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, आपने चैलेंजेस और वो बात की, तो देखें हमें ना दो चीज़ों में बहुत आवाम को इस वक्त आवाम सताई हुई है, बिजली के बिल और उसके अलावा गैस। ये दोनों को अगर हम एड्रेस करें ना, ठीक है, बजाय इसके कि हम किसी जगह अंडरग्राउंड मेट्रो का सोच रहे हों या हम कोई आसमान पे कोई जहाज़ चलाने का सोच रहे हों, उसकी बजाय अगर हम 50,000 सोलर पैनल का, मेरा ख्याल है, या 25,000 का मैंने सुना था पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। टारगेट हमारा होना चाहिए 1 लाख, कम अज़ कम 1 लाख पैनल तो हम साल का दें, कम अज़ कम। ठीक है। और इसके अलावा हम सिलेंडर दें लोगों को, 1 लाख सिलेंडर दें जिनके घरों में सिलेंडर नहीं है। इन दो चीज़ों को आपको एड्रेस करना होगा, वरना लोग बड़ी मुश्किल में हैं। और फिर आप सोने की सड़क भी बना देंगे ना, तो शायद लोग हमारे तरफ रागिब ना हो सके, जो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है लोगों को। अब आपने बात की, वजह से गरीब लोग जो खुदकुशियां कर रहे हैं, आज भी खबर आई है। खुदकुशियां कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि आटा भी मुफ्त तकसीम करने से या घी मुफ्त तकसीम करने से दुनिया का कोई मुल्क नहीं। जैसे मैं लंगर खानों की बात करता था ना, कि लंगर खाने खोलने से और पनाहगाहें खोलने से ना मलेशिया ने तरक्की की, ना सिंगापुर ने। मैं इधर की बात कर रहा हूँ। मैं 600 साल जो मुल्क तरक्की कर चुके हैं उनकी, यूरोप के, अमेरिका की बात नहीं कर रहा। जो हमारे साथ जिन्होंने तरक्की की है उसमें सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, चाइना है, कोरिया है, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है। ठीक है। इन सारों को देख लें, पता करके बताएं मुझे, पनाह गाँव की वजह से हुई है तरक्की, लंगर खानों की वजह से तरक्की हुई है, कारखानों की वजह से तरक्की हुई है, एग्रीकल्चर की वजह से तरक्की हुई है। अब आप आ जाएं, एक्सपोर्ट की वजह से तरक्की हुई। पहले आप वो तो बता अब आ जाएं रात वाली बात। काकड़ साहब से क्या नहीं हुआ, ये था मैं छोटी सी गुजारिश, मैंने 1-2 दिन पहले प्रोग्राम किया। मैं किसान नहीं हूँ, मेरी गंदम नहीं पड़ी कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं इस पाकिस्तान का एक पाकिस्तानी हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ 35 साल से। मुझे किसी दुनिया के, काकड़ साहब को शायद भूल है, मुझे किसी दुनिया के बंदे का भार नहीं अल्लाह के सिवा, किसी का भी नहीं। मैं अपनी लीडरशिप के साथ, मेरा एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, जिसके लिए हमने अपनी जान तक देने का मुजाहरा कर चुके हैं। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हुआ ये कि मैंने उस प्रोग्राम में कहा कि इसी तरह, उन्होंने तो सवाल भी नहीं किया था, मैंने कहा देखिए गंदम जो है वो इस वक्त इतना बड़ा स्कैंडल आया है, और वो स्कैंडल क्या है जरा सुनिएगा। स्कैंडल ये है कि निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट है जी। 46 लाख टन, 46 लाख टन गंदम पड़ी हुई है। एक निजी कंपनी को, निजी प्राइवेट कंपनी को आप इजाज़त दे रहे हैं गंदम दरामद करने का, और उसके बावजूद प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन ये है कि बम्पर क्रॉप होगी, यानी वाफर मिकदार में गंदम होगी, किल्लत नहीं होगी। ठीक है, मुल्क के अंदर इतनी उजलत में फैसला हुआ है, कैबिनेट ने किया है प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की निगरानी में, कि वहां कुछ ना कुछ है। मेरा ये मतलब था। ठीक है जी। अब उसमें मैं उसकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर आज हम ये इन्वेस्टिगेशन सादियाना ना कर सके, फिर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये अगर मैंने 85 बिलियन की बात की थी, आज जो स्कैम आ रहा है वो 300 बिलियन का आ रहा है। अच्छा, हुआ क्या? एग्जेम्प्ट क्या क्या कर दिया, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, और हुआ क्या? आज कैबिनेट जो है अप्रूवल दे रही, आज मैं सिग्नेचर कर रहा हूं, 8 दिन बाद जहाज लग जाता है। काजाकिस्तान, अजरबैजान, दुनिया के किस अपना मुल्क से जो है
वो 8 दिन बाद जहाज जो है वो आके लंगर अंदाज हो सकता है, यानी पहले से मालूम था ठीक और है। पहले से ये सारा कुछ किया गया है। इसके अंदर जो शख्स भी मुलविस है, जो शख्स भी मुलविस है, अगर आज हम उनको पकड़ लें सब मिलके, जो एक पेज पे हम कहते हैं ना हैं, हम सारे एक पेज वाले भी इस इन्वेस्टिगेशन को अगर कौम के सामने ले आए ना, तो यकीन तो माने आपकी हुकूमत अभी करे ना इस चीज की मेरा इंक्वायरी। ख्याल है उन्होंने कोई आज कि तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे हुआ। कमेटी बना दी है। शहबाज साहब जो हमारा वजीर आज़म है, उनका हमेशा से शफाफियत के ऊपर बड़ा हमेशा से जोर शोर रहा है। पंजाब के अंदर भी बड़े जोरों शोर से उन्होंने काम किया शफाफियत के ऊपर, और अब भी तो वो काकर वो साहब हुआ तक वो ये बात कि पहुंची, हुआ ये कि उन्होंने आपको क्या कहा? कल मैं जिम करके निकल रहा था एक होटल से, तो बाहर आया तो बिल्कुल मेरे सामने आ गए ना। अच्छा, एक इज्जत एहतराम भी होता है। आप हम पॉलिटिकल लोग हैं ना, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, वो पकड़ते ही ना तो वो ड्रामेबाजी, तो मुझे पकड़ने आए हैं आप। मैंने कहा जी मैंने आपको नहीं पकड़ना। काकर साहब ने आपसे पूछा? हाँ, मैंने कहा मैंने आपको नहीं पकड़ना, और ये इन्वेस्टिगेशन की बात मैंने की और अप्रूवल आपने दी है। खुदा की कसम, मैंने कसम उठाई, मैंने कहा हाँ ये है गड़बड़। उन्होंने कहा नहीं, खुदा की कसम नहीं है। फिर वो शुरू हो गया, हम 1947 से मैं शुरू करूंगा, मैं फार्म 47 से शुरू करूंगा। अच्छा, वो जरा ना फ्लेयर अप हो गया। अब जब बंदा फ्लेयर अप हो जाए ना, तो उसका मजा लेना चाहिए, बजाय उसके को आप आगे और से इर्द-गिर्द लोग भी हाँ, मौजूद लोग थे और 4-5 लोग थे, अच्छा। बिल्कुल मेरिट के अंदर वाले ठीक जो है। एंट्रेंस है, सॉरी होटल जी, के अंदर जी, वाले वो जो एंट्रेंस है, आप आप ठीक बिल्कुल। कर लीजिएगा। तो वो उसके ऊपर वो मेरे बिल्कुल सामने आए, तो उन्होंने ये बातें की, तो मैंने उन्हें कहा अच्छा जी यार अपना काकड़ साहब, ये जो आपने, हाँ उन्होंने एक और लफ्ज़ कहा, वो मैं ज़रा वजाहत दूँ। उनका एक जर्नलिस्ट से मुझे पूछा कि वो हनीफ अब्बासी ने ये बात की है, तो मैंने कहा कौन सा हनीफ अब्बासी? भाईजान जब आप सियासत में पैदा भी नहीं हुए थे ना, हनीफ अब्बासी उस वक्त का सियासी पॉलिटिकल वर्कर है। तीसरी दफ़ा का MNA है, जिसने रावलपिंडी इस्लामाबाद में हॉस्पिटल्स, सड़कों, गलियों, पानी के साफ पानी, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट ढेर लगा दिया है। वो हनीफ अब्बासी है जिसने 77 से लेके आज तक मारे खाई हैं, जिसने जेलें काटी हैं। आपकी तरह ठीक। मैंने चूसनी नहीं ली। तो वो यानी आपको पहचानने से इनकार मैंने उनको बता दिया है। आपने फिर याद करा दिया कि मैं हूँ। अब्बासी साहब, अभी जब हम पहले हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, ऑब्वियसली अवाम ने इसी चीज़ पे देखना है कि हुकूमत ने जो बातें की थी डिलीवर किया कि नहीं किया। रिसेंटली एक चेंज आया कि आप लोगों ने इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना से फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से अब नायब वज़ीर आज़म, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और ये फैसला क्यों किया गया? हाँ, इससे बड़ा एक ये भी, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो साथ में वज़ीर आज़म का जो है विजिट, उसको भी मैं जरूर ये देखें ना, कोई पॉजिटिव चीज़ अगर लोगों को नहीं मिलेगी, सऊदी अरब से क्या बात हुई है, वो तो फिर इसी तरह ही हो जाएगा, मायूसी वाली बात हो जाएगी, ठीक है, जिससे हम निकल चुके हैं इंशाल्लाह। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर को हासिल था, और पहले भी डार साहब बहुत सारी कमेटियों के आपको पता है चेयरमैन रहे हैं, काम किया है। डार साहब को मैंने बड़ा करीब से देखा है, वो दिन रात काम करने वाला बंदा है। मैं ये नहीं कहूँगा 26 घंटे, मैं 24 घंटे ही कहूँगा। 24 घंटे में से 4-5 घंटे की नींद है उस बंदे की। मैंने खुद जब एज ए फाइनेंस मिनिस्टर थे तो 3-4 मुझे उनके साथ एक अपना लगाव भी है, तो वो निकलते थे वहाँ से, तो हम फ़ोन करते थे, तो वो कहते मैं तो अभी तक वहाँ बैठा हूँ, सुबह 3 बजे। ठीक है। अब होगा क्या कि प्राइम मिनिस्टर के पास बड़े चैलेंजेस हैं, वक्त बहुत कम है, तो वो ये होगा कि वो अपना काम तकसीम कर रहे हैं, मतलब कि अपनी बहुत सारा काम जो है जिसके वो डिसीजन कर चुके होंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो उधर फॉरवर्ड कर दिया करेंगे। ठीक है। तो इसलिए अपने बोझ को कम करने के लिए तो खास कौन सी ऐसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीजें हैं? मेरा ख्याल है ऐसी नहीं, सारों के साथ देखें ना, एक फॉरेन मिनिस्टर जब भी जाता है प्राइम मिनिस्टर के साथ जाते हैं, ठीक है जी, वो जब भी जाएंगे, जो डिसाइड होगा, जैसे अभी मैं खुद ही आपको बता देता हूँ कि अभी जो वज़ीर आज़म गए हैं सऊदी अरब के दौरे पे, आप देखें कि 20 दिनों के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं सऊदी अरब, उनका डेलीगेशन आता है, जिसमें मैं भी यहाँ पे 1-2 डिनर में शामिल था, मेरे साथ वो बैठे हुए थे, फॉरेन मिनिस्टर उनका आया था, बट वो क्या करना हेडेड बाय फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब। वो वहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? सुन, वो आए, फिर अब प्राइम मिनिस्टर चले गए, अब फिर नेक्स्ट वीक में भारी भरकम डेलीगेशन जो है उनका बिजनेसमैनों का वो आ रहा है। ठीक है। और वो बैठेंगे, वो यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करना है। MOU साइन नहीं हुए, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। अच्छा, एग्रीमेंट, और 7 से 10 अरब रुपए डॉलर जो है, जो ये कम से कम ये पाकिस्तान में रख के इस्तेमाल होगा। ये सऊदी अरब 10 अरब डॉलर पाकिस्तान में रख कर, ठीक है जी, वो इस्तेमाल करेंगे। रिफाइनरी के ऊपर है, आपके 2 5 स्टार यहाँ होटल्स बन रहे हैं,
कोई और आपके यहाँ माइंस का काम है, रिकॉर्डिक है, बहुत सारे जितने बड़े बड़े उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सारी सऊदी अरब। और सऊदी अरब ने जो वज़ीर आज़म को कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो दिन वहाँ रहे वो, मुझे खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बताया टेलीफोनिकली कि 2 दिनों में MBS ने अपने तमाम सीनियर वजीर जो है उनका, वो भी उनके भाई हैं अब्दुल अजीज साहब MBS के, उन्होंने सारे के सारे अपने मिनिस्टर्स 2 दिनों में शहबाज साहब के पास भेजे। सारे मिनिस्टर्स, जितनी भी पोर्टफोलियो वाले वो थे लोग, वो सारे आए, उन्होंने आकर वहाँ पे बातचीत की, वो तय हुई चीज़ें। अब वो उस बातचीत की रोशनी में सारे लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, अब आप 2 दिन, वो कहते हैं कि 24 घंटों में बासी साहब 18 घंटे मैं लोगों से मिलता रहा और हमें पैगाम MBS ने मुझे क्या दिया, उसने कहा जी कि हम पाकिस्तान की पुष्ट पे खड़े हैं, लेकिन अब आपने भी उसी तरह काम करना है जिस तरीके से हम करना शुरू किया या बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने अपने आप को प्रोग्रेस किया। पाकिस्तान में मसला वो ना रेड टेप बहुत है और आप लोगों को काम नहीं करने देते हैं। आप काम करना शुरू करेंगे, हो सकता है किसी जगह स्टे आ जाए जी, है जी, तो ये किसी जगह कहें जी ये, अच्छा जो एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूटिव को करने, तो अभी तो आज भी जो जुडिशरी का काम है जुडिशरी करे, जो एस्टेब्लिशमेंट का काम है एस्टेब्लिशमेंट करे। बट जुडिशरी से आपको इस वक्त तवक्कुआत क्या है कि अगर वाकई पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी सऊदी अरब से या कहीं और से, मैं देखिए ना, आज वो जजेस की तैनाती पे भी खबर चल रही थी कि जुडिशल कमीशन को आप लोगों ने आगाह किया है। ये तो प्राइम मिनिस्टर की जो दिन रात की मेहनत आपके सामने आ गई। अब आ जाए ये जुडिशरी वाले इशू के ऊपर। देखिए ना, हमें इस वक्त जेलों में जो लोग पड़े हैं, जो अपीलें पड़ी हैं, हमें उनसे एड्रेस करना है, ठीक है, या हमें कोई कुछ कह गया उसको एड्रेस करना है। अगर यही एड्रेस करना है तो भाईजान फिर शुरू करते हैं। बहुत सारे जजेस थे काबिले एहतराम। आप वो 6 जजेस के खत वाली बात कर रहे हैं कि हमें कोई कुछ कह गया? ओके, ठीक है, बहुत सारे उस वक्त एक्शन काबिले एहतराम हैं। मुझे बताएं, दुनिया के किस मुल्क में मॉनिटरिंग जज लगता है? दुनिया के किस मुल्क में एक हाजिर ड्यूटी चीफ जस्टिस मेरे हल्के में जाकर मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट की कैंपेन करता है? ठीक है, पता है ना आपको, याद है कि नहीं याद? वो जो हॉस्पिटल को विजिट किया मेरे हल्के में जाकर, कौन सा मुल्क है जिसमें JIT बनती है? उस JIT की रोशनी में सबसे बड़ी अदालत जो है वो मुल्क के तीसरी मर्तबा के वजीर आजम को सैलरी ना लेने बेटे से निकाल देते हैं। वो कौन सी अदालत है, वो कौन से जज हैं जो रात 11:30 बजे, आज कहते थे ना तोशा खाना केस में क्या जल्दी थी जी कि आपने अदालती टाइम के बाद भी अदालतें लगाई। भाईजान आपने इसलिए तो, जब मुझे 11:30 बजे सजा दी गई थी उस वक्त कोई नहीं बोला, रात 11:30 बजे, ठीक है। और डेट क्या थी? 2 अगस्त। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में डेट पीछे नहीं आई, डेट हमेशा आगे जाती है, ठीक, पीछे लाकर सजा दी गई थी। कहने से मुराद ये है, कोई एविडेंस के बगैर, किसी एविडेंस के बगैर मुल्क का वजीर आजम गया, उसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। तो उस वक्त कोई हलफ दे देना, आज कोई हलफ दे देना कि 2018 में ये हमें कोई नहीं डराता था, हमें कोई नहीं बुलाता था, हमें कोई नहीं केस के बारे में ब्रीफ करता था। तो खुदा के लिए इन सारे इशू से हमें निकल कर हमें इस मुल्क को महफूज करना है। मुल्क देखना किधर जा रहा है, इस मुल्क का सरहदें इसकी महफूज हैं? नहीं ना महफूज। क्यों नहीं महफूज? दुश्मन हमारे अंदर सरायत कर चुका हुआ है, हमारे अपने स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, स्टेबिलिटी ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है। और हम हर गाली देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम कहते हैं जी फलां को गाली दें, फलां को गाली दें, वो ये एक ट्रेंड बन गया है। नहीं, हमें अपने हिस्से का काम करना है। अच्छा, म्यार हमारा क्या हो गया? अभी आप देखें, हमें जो सबसे ज्यादा गालियां देता है हमारी जो अपोनेंट PTI पार्टी है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कौन सी, बिल्कुल सुन्नी, उसमें हाँ, उसके अंदर वो लोग ज्यादा पज़ेराई हासिल करते हैं जो ज्यादा गालियां देते हैं, ठीक है, और जो ज्यादा फ्रॉड अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। यानी वीडियोस नंबर 2 तरीके से बना सकती हैं, जो अपना पोस्ट जो है वो अपलोड कर सकती हैं। तो ये तो ट्रेंड अब चल रहा है, बड़े अरसे से चल रहा है। जो जितना बदजुबान है, जो जितनी बदतमीजी कर सकता है, वो उतना ही पॉपुलर हो जाता है। हमारे यहाँ ये क्राइटेरिया है। आप अभी ये जो जजेस वाली बात कर रहे थे, आज ही की जो खबर थी कि लॉ मिनिस्टर ने जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया है कि हम जजेस तैनाती के मामले पे आईनी तरमीम लाने का सोच रहे हैं। तो इससे आपको लगता है कि चीजें बेहतर होंगी, फर्क पड़ेगा? आईनी तरमीम अगर होती है, और दूसरी तरफ से एतराजात सामने अगर आए,
इतराज़ात देखें ना, इतराज़ात अगर हमारा काम है कानून बनाना, आइन बनाना, ठीक है जी, उसको कैसे आप टर्न डाउन कर सकते हैं? हम तो बैठे इस काम के लिए। मैं 2/3 आराम से 2/3 आराम से आप आईनी तरमीम ले आएंगे। आईनी तरमीम ले आएंगे। जब आईनी तरमीम ले आएंगे तो वो हम इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए लेके आएंगे ना। देखिए ना, मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ या मेरी लीडरशिप में से कोई शख्स, मौजूदा वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, या हमारी पूरी बाकी लीडरशिप है, हम सब ने जेलें काटी है ना। हमने अदालती फैसले झूठे थे सच्चे थे उनका सामना किया है और हमने अदालतों का एहतराम किया है। लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि आप सिलेक्टेड आप गुड टू सी यू कहें किसी मुलजिम को, गुड टू सी यू कह दें, या आप जिस दिन फैसला था जो इमरान खान के खिलाफ मैंने पिटीशन की थी, फैसले का सब जितने हमारे 2-3 मैं नाम नहीं लेता, मैं नाम ले लेता हूँ, साकिब निसार साहब, आसिफ सईद खोसा साहब, उनकी फैमिलीज ऊपर गैलरी में बैठी हुई थी। उनकी गैलरी में बैठी हुई थी जिस दिन इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया गया। जनूबी एशिया में पुलिस का महकमा कोई अच्छी शोहरत का हामिल नहीं जाना जाता। मुनीर नियाजी का शेर हमेशा देर कर देता हूँ पुलिस के बारे में बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। कहा जाता है कि पुलिस हमेशा देर कर देती है और कभी ज़रूरत के वक्त नहीं पहुँचती। आपको पाकिस्तानी या इंडियन फिल्म देखने का इत्तफाक तो हुआ होगा और आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि पुलिस की आमद हमेशा मौका वारदात पर लेट और जुर्म के सरजद होने के बाद होती है। बहुत सारे वाक़यात में ऐसा भी होता है कि पुलिस मौका वारदात पर मौजूद होने के बावजूद बाअसर और ताकतवर को जुर्म के सरजद होने के बाद फ़रार होने का मौका भी फराहम करती है। बेकस और मजबूर सिर्फ दुहाई देता रह जाता है। मगरिब बिलखुसूस अमरीका के बारे में इंतहाई मुस्बत तासुर दिया जाता था कि अमरीका में सिक्योरिटी के इदारे इंतहाई मौसर अंदाज में अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हैं। हमें हमेशा मगरिब के आला मेयार के बारे में बताया जाता था। अलबत्ता जहां इजराइल के मफादात का जिक्र आता है, अमरीका अपने ही अक़दार को भुला देता है और दुनिया के सामने एक नया ही समा पेश करता है। फ़लस्तीन के हक़ में होने वाले मुजाहिरों को देखा जाए तो अमेरिका के हालात भारत और पाकिस्तान में फिल्माए जाने वाले ड्रामों और फिल्मों से भी बदतर माहौल पेश करते हैं। रवां हफ्ते मंगल के रोज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, जिसे UCLA भी कहा जाता है, वहाँ सूरत हाल उस वक्त गंभीर हुई जब फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज करने वाले यूनिवर्सिटी तलबा पर नकाब पोश इजराइल के हामी हमलावर हुए। सेहूनी रियासत के नकाबपोश हामियों की तरफ से यूनिवर्सिटी के पुरअमन एहतजाजी तलबा को मारा गया, उनकी आंखों में मिर्च के स्प्रे किए गए, खैमा बस्तियों को उखाड़ा गया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी रही। ऐनी शाहिदीन ने मीडिया को बताया कि लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट LAPD ने नकाबपोशों के हमलों के तकरीबन 4 घंटे बाद मुदाखलत की। नकाबपोश इजरायली हामी यूनिवर्सिटी के तलबा नहीं थे। वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में सैकड़ों की तादाद में दाखिल हुए और आमद का आगाज़ आतिशबाजी से किया। नकाबपोश हमलावरों ने इजरायली परचम उठाए हुए थे। सबसे पहले फ़लस्तीन के हामी तलबा के कैंप को उखाड़ने की कोशिश की, तलबा पर मिर्च के स्प्रे किए, लाठियों, पत्थरों और लोहे की धाती बाढ़ के साथ हमला किया। अल जज़ीरा से बात करते हुए वक़ूआ पर मौजूद एक अमरीकी सहाफ़ी का कहना था कि पुलिस तलबा की हिफाजत करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। तलबा कई घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे मगर उनकी मदद के लिए कोई तैयार नहीं था। फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले तलबा का कहना है कि पुलिस अफसरान यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही मौजूद थे और वो उनको मदद के लिए पुकार रहे थे, चीख रहे थे, मगर पुलिस हमारी मदद को आने से इनकार कर रही थी। हमारे पास अपने तहफ़्फ़ुज़ का वाहिद ज़रिया एक दूसरे की मदद था, क्योंकि हम पर हमला 7 घंटे से ज़ायद जारी रहा। हमें जिस जानलेवा हमले का सामना करना पड़ा वो किसी भयानक नफरत अंगेज दहशतगर्दी से कम नहीं। हमले के बाद यूनिवर्सिटी की फराहम करदा सिक्योरिटी फौरी गायब हो गई। यूनिवर्सिटी की बैकअप सिक्योरिटी हमें मार खाता देख रही थी, मोबाइल पर वीडियोस बना रही थी और हम पर हंस रही थी। तलबा का मजीद कहना था कि यूनिवर्सिटी की मुनाफ़क़त हम पर वाज़े हो चुकी है। हम क्या कर सकते हैं? हम एक बार फिर यूनिवर्सिटी से मुतालबा करते हैं कि इस धोखे को ख़त्म किया जाए। ये ड्रामा करना कि यूनिवर्सिटी गैर जानिबदार है, इसे ख़त्म किया जाए। यूनिवर्सिटी ने इससे पहले भी नस्लकुशी का इंतखाब किया था और दोबारा भी नस्लकुशी का इंतखाब किया है।
हम गज़ा में मौत के निज़ाम का खात्मा चाहते हैं, नस्लकुशी को रोका जाए और फ़लस्तीन पर कब्ज़े के खात्मे का मुतालबा करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में तलबा का मजीद कहना था कि यूनिवर्सिटी इजराइल के साथ तजारती ताल्लुकात मुअत्तल करने के बजाय हमें मुर्दा देखना चाहती है। बुध की सुबह लॉस एंजलिस के मेयर कैरन बास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की दरखास्त पर रात 2 बजे पुलिस ने सिक्योरिटी की सूरत हाल को कंट्रोल करने की मुदाखलत की। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के तलबा पर इजरायली हामियों की तरफ से हमला गुज़श्ता 3 हफ्तों से जारी एहतजाज में अहम पेशरफ्त है, जिससे वाज़े हो चुका है कि अमेरिका के दूसरे शहरों में भी फ़लस्तीन के हामी तलबा पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। 7 घंटे तक यूनिवर्सिटी तलबा पर इजरायली हामी हमलावर रहे और पुलिस ने मौजूदगी के बावजूद मुदाखलत नहीं की, जबकि यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी सिर्फ फिल्मसाजी में मसरूफ़ रही। अमेरिका जैसे महज़्ज़ब मुआशरे से ऐसी तवक्को नहीं थी। आज अमेरिका का दोहरा मेयार हमारे सामने है। इससे कबल माजी में हमने देखा कि भारतीय रियासत गुजरात में 3 दिन तक मुसलमानों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी रहा था और पुलिस 3 दिन खामोश तमाशाई बनी बैठी रही। 2001 में भारतीय रियासत गुजरात में मोदी बरसर इक़्तिदार था और आज अमेरिका में ज़ायनिस्ट बाइडन बरसर इक़्तिदार है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.